रोमांचक मर्डर मिस्ट्री शरीफ गुंडा अध्याय 11। भैरव! नीलकंठ मणि गला फाड़ कर चीखे। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बक रहे हो? सारे समाज में मेरे ऊपर थू थू होने लगेगी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है नीलकंठ, लेकिन खुशबू की जिद के आगे मेरी एक नहीं चली। मैं मजबूर हो गया हूं नीलकंठ। मैं समझता हूं तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। भैरव दत्त सिर झुकाते हुए बोले, हूं। इसलिए तुम अपने दोस्त को ऐसा जख्म देने की कोशिश कर रहे हो जिसका घाव कभी भी नहीं भरेगा। नीलकंठ मणि अपने चेहरे को सख्त और सख्त करता चला गया। तुम तो इस बात को बखूबी जानते हो कि इस रिश्ते की खबर सबको है। मुझे मालूम है, फिर भी तुम। मैं मजबूर हूं नीलकंठ। मैं अपनी बेटी के प्यार में मजबूर हूं। बेटी के प्यार ने मुझे यह सब सहने पे मजबूर कर दिया है। मजबूर तुम हो, मैं नहीं भैरव। मैं अपनी बेइज्जती मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। नीलकंठ मणि की आवाज में धमकी की बू आने लगी थी। नीलकंठ, समय के आगे किसका बस है? ऐसी नादानी तो अतुल भी कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो तुम क्या करते? मैं उसे गोली मार देता। भले ही वो मेरा बेटा है, मेरे लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। नीलकंठ मणि दहाड़ा। यह तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। एक बाप के लिए अपनी औलाद को गोली मारना संभव नहीं है नीलकंठ। अब यह रिश्ता असंभव है। भैरव दत्त बेहद सधे शब्दों में बोले, भैरव, अगर खुशबू की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ अतुल से, वरना। नीलकंठ मणि ने दांत भींच लिया। वरना क्या? वरना मैं वो करूंगा जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है तुम अभी होश में नहीं हो। मैं जा रहा हूं, जरा ठंडे दिमाग से सोचना कि तुम क्या बोल रहे हो। कहते हुए भैरव दत्त मुड़े। भैरव, मैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच रहा हूं। तुम कान खोलकर सुन लो। अगर खुशबू किसी की दुल्हन बनेगी तो सिर्फ अतुल की, वरना। नीलकंठ मणि धमकाते हुए गुर्राया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम भैरव दत्त को धमकी दे रहे हो? भैरव दत्त पहली बार गुर्राया। इसे धमकी समझने की भूल मत कर बैठना। धमकी को हकीकत में मुझसे बेहतर कोई नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नील! भैरव दत्त की आवाज अधूरी रह गई, क्योंकि नीलकंठ मणि भैरव दत्त की से भी ऊंची आवाज में गरजा, गेट आउट! निकल जाओ यहां से, मेरे घर से। और जाते जाते इतना याद रखना, अगर इस दुनिया में आज से तुम्हारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो मैं हूं। याद रखना, हमेशा याद रखना। भैरव दत्त कुछ जवाब देना चाहते थे, लेकिन कुछ सोचते हुए बाहर की तरफ तेज तेज कदमों से चलते हुए निकल गए। भैरव दत्त के बाहर जाते ही दरवाजे के पीछे छुपा हुआ अतुल मणि बाहर निकला। डैड, ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तो कल ही पार्टी में समझ गया था कि अब चिड़िया हमारे हाथ से फुर्र हो गई। अब तो हमारे सारे सपने चूर चूर हो गए। अतुल मणि की आवाज में निराशा थी। बेटा, मैं सिर्फ सपने ही नहीं देखता, उसे पूरा करने का कुव्वत भी रखता हूं। तुम घबराओ मत, हमारा सपना जरूर पूरा होगा। नीलकंठ मणि अतुल के कंधे पे हाथ रखता हुआ बोला, अगर खुदा ना खास्ता हमारा सपना पूरा ना हुआ तो हम उस सपने का वजूद मिटा देंगे। मैं किसी को भी चैन से नींद नहीं सोने दूंगा, जिससे कि
वो कोई सपना भी देख सके। डैड, हमने तो सोचा था कि खुशबू से शादी करके हमें अच्छी खासी रकम हाथ लगेगी और साथ में हमें अपने पेशेवर ज़िंदगी में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि संपूर्ण शहर में तो भैरव दत्त के वकालत की ही तूती बोलती है। हमें तो कोई पूछता तक नहीं, बस छोटे मोटे चोर और उठाई गिरोह से हमारा पेशा चल रहा है। लेकिन अब तो अतुल मणि ने जानबूझ के कुछ नहीं बोला और चुप हो गया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, मुझे उम्मीद है भैरव दत्त जरूर अपनी बेटी को समझाएगा, और अगर नहीं समझाया तो नीलकंठ मणि ने अपनी दांतें भींची। तो आप क्या करेंगे डैड? तो मैं वो करूंगा जो प्रत्येक सपने देखने वाला करता है। अगर सपनों की रानी अपनी नहीं तो किसी और की भी नहीं होने देंगे। बस तुम देखते जाओ अपने बाप की शैतानी खोपड़ी की शैतानी चाले। बोलते बोलते नीलकंठ मणि ठहाके मार के हंसने लगा। उसके ठहाकों से अतिल मणि के रोंगटे खड़े हो गए। वह बेवकूफ सा नीलकंठ मणि को हंसते हुए देखता रहा। धन्यवाद।